इंट्रोडक्शन देखा था डेटा साइंस का क्या होता है, उसके बाद हम लोग क्या क्या करने जा रहे हैं वो सारी चीजों को हम लोगों ने देखा। ठीक है। मशीन लर्निंग के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स देखा हम लोगों ने। अब हम लोग देखने जाते हैं मशीन लर्निंग के अंदर के सारे पार्ट को इंडिविजुअली हम लोग डील करने जा रहे हैं। ठीक है। अब देखते हैं किसमें क्या होता है, किसमें क्या चीजें होती हैं, वो सारी चीजों को हम लोग समझेंगे। ठीक है। चलिए, तो अब जो मशीन लर्निंग होता है बेसिकली, जब हम लोग सुपरवाइज मशीन लर्निंग करते हैं, सबसे पहला आपका था सुपरवाइज मशीन लर्निंग। ठीक है। सुपरवाइज मशीन लर्निंग। अब सुपरवाइज मशीन लर्निंग को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, तो इन सभी चीजों को डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो सुपरवाइज मशीन लर्निंग बेसिकली मैंने आपको क्या बताया था इसके बारे में, कि इसके पास इनपुट एज वेल एज आउटपुट दोनों दोनों। डाटा रहते हैं। ठीक है। दोनों रहता है। अब ये कैसे कैसे हम लोग इसको देखते हैं, कैसे हम लोग लाइक प्रिडिक्ट करेंगे, इन सभी चीजों को देखते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं डिफाइन करूं, मशीन लर्निंग का कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, तो उसके पास जो डेटा सेट आएगा, डेटा सेट आप समझ सकते हैं ना, डेटा सेट किसको बोलते हैं। ठीक है। डेटा सेट जो रहेगा वो कौन सा कैसा रहेगा, लेबल डेटा सेट रहेगा, जो सुपरवाइज मशीन लर्निंग रहेगा उसके पास क्या रहेगा, लेबल डेटा सेट रहेगा। अब अब मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे, अगर लेबल डेटा सेट है तो कौन सा मशीन लर्निंग का टाइप बताऊंगा मैं, सुपरवाइज मशीन लर्निंग। अब जो सुपरवाइज मशीन लर्निंग जो होता है, ये दो तरीके का होता है। ठीक है। ये दो तरीके के प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। एक होता है क्लासिफिकेशन, और एक होता है रिग्रेशन। फिर से मैं बता रहा हूं, जब सुपरवाइज मशीन लर्निंग का हम लोग बात कर रहे हैं, तो सुपरवाइज मशीन लर्निंग दो टाइप का होता है। मशीन लर्निंग चार टाइप का होता है, वो हम लोगों ने एक्सप्लेन किया। पहला टाइप सुपरवाइज मशीन लर्निंग, एंड सुपरवाइज मशीन लर्निंग दो टाइप का होता है, प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, और वी कैन से दो तरीके का होता है। एक होता है क्लासिफिकेशन और एक होता है रिग्रेशन। अब ये क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन किसको कहते हैं, उसको सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है। तो क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन किसको बोलते हैं वो देख लेते हैं। देखिए, तो ये बेसिकली एक ऐसा टास्क है, इट इज अ प्रोसेस, और वी कैन से इट इज अ टास्क ऑफ प्रिडिक्टिंग अ डिस्क्रीट क्लास। डिस्क्रीट क्लास मतलब क्या, मतलब क्या, जैसे एग्जांपल मैंने बोला यहाँ, मेल फीमेल, पास फेल, बारिश होगी नहीं होगी, यस नो, इस तरीके के जो आउटपुट रहते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम। क्या बोलते हैं, क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम। जो आउटपुट आपका यस नो, 1 0, समझ में आ रहा है ना। तो इन सभी तरीके के जो आउटपुट रहते हैं उन सभी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम और क्लासिफिकेशन आउटपुट बोलते हैं। ठीक है। इसमें क्या होता है, ये एक ऐसा टास्क है, टास्क ऑफ प्रिडिक्टिंग अ कंटिन्यूअस क्वांटिटी। अब कंटिन्यूअस क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने एग्जांपल लिखा है, प्राइस, सैलरी, एज, समझ में आया। तो ये सब जो क्या होता है, ये सब ऐसा तो नहीं होता है ना कि प्राइस 1 है तो 0 हो जाएगा। ऐसा तो नहीं होता है ना, एज आज 15 साल है तो कल 0 हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होता है ना। तो ये सारे जो डेटा रहते हैं, ये सारे क्या रहते हैं, कंटिन्यूअस रहते हैं। तो जो कंटिन्यूअस डेटा रहता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिग्रेशन। और जो आपका डिस्क्रीट डेटा रहता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आपका क्लासिफिकेशन। समझ में आया। ठीक है। अब इसका एक और एग्जांपल जैसे ले लेते हैं, वेदर प्रिडिक्शन, बारिश होगी नहीं होगी ये सारा चीज। मान लेते हैं हाउस के प्राइस का प्रिडिक्शन। ठीक है। मतलब मैं अगर बोलूँ आपको, आप जब रूम वगैरह ढूंढने जाते हो तो क्या देखते हो, कि हाँ अगर 1 BHK देखने जा रहे हो, बालकनी है कि नहीं है, फुल्ली फर्निश्ड है कि नहीं है, समझ रहे हो। अगर फुल्ली फर्निश्ड है तो उसका प्राइस ये होगा, अगर सेमी फर्निश्ड है तो इसका प्राइस ये होगा, अगर कुछ भी नहीं है तो उसका प्राइस ये होगा। आप खुद प्रिडिक्ट करते हो या ऑनर से पूछते हो, राइट। तो कुछ कुछ आप क्या दोगे, कुछ कुछ आप सिनेरियो दोगे,
उस सिनेरियो के बेसिस पे आपको आउटपुट दिखा हुआ रहेगा कि हाँ भैया इस पे इतना प्राइस है, इस पे इतना प्राइस है। वेदर प्रिडिक्शन का कैसे देखोगे कि मान लेते हैं कि विंड का स्पीड बहुत ज्यादा तेज चल रहा है, क्लाउडी वेदर है, तो समझ में आता है कि चलो बारिश हो जाएगा। अब सनी वेदर है, मतलब कि सन हो है और हवा भी नहीं चल रहा है, तो क्या आपको बारिश होगा? क्या नहीं होगा ना। तो इन सभी क्राइटेरिया से आप प्रिडिक्ट कर लेते हो। समझ में आया? ठीक है ना। अब वही यस सर। यस सर। इसमें उसी तरीके से Yes. सैलरी ऑफ एन एम्प्लॉय, ठीक है, प्राइस ऑफ एनी प्रोडक्ट और समथिंग लाइक दैट। समझ में आ गया ना। तो ऐसे टाइप के प्रॉब्लम को क्या करते हैं हम लोग रिग्रेशन से सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसको देखते हैं कि किस तरीके से हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो एक अलग तरीके का एक वैल्यू होता है, ये मैंने पहले आपको बता रखा है, वेरिएबल। वेरिएबल यहाँ पे दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये बताया है ना आप लोग को, और एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। अब इन दोनों का मतलब क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल मतलब क्या, कि ये किसी ना किसी पे डिपेंड कर रहा है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब क्या, कि वो किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा है। समझ में आया? ठीक है, तो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, मैंने आपको एग्जांपल दिया, ठीक है। मैंने लिखा यहाँ पे नेम, मैंने लिखा सपोज प्लेस, मैंने लिखा है ऐसे सपोज फ्लोर, मैंने लिखा फर्निश्ड, और मैंने यहाँ पे लिख दिया प्राइस। समझ में आया? अब बताइए, नेम, प्लेस, फ्लोर एंड सपोज मैंने लिख दिया फर्निश्ड, इन सभी का आपस में, इन सभी का आपस में कुछ डिपेंडेंसी है क्या? नहीं है ना। नेम अपने मर्जी का है, प्लेस अपने मर्जी का है, फ्लोर अपने मर्जी का है, फर्निश अपने मर्जी का है, बट प्राइस, प्राइस किस सभी पे डिपेंड कर रहा है? इन सभी पे डिपेंड कर रहा है ना। इन सभी फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं? तो प्राइस क्या हो गया हमारा? डिपेंडेंट वेरिएबल, और ये सारे क्या हो गए? इंडिपेंडेंट। समझ में आया? तो ये होता है डिपेंडेंट और ये होता है इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो जैसे मैं अगर और एग्जांपल लेके बताऊं, मेरे पास मान लेते हैं कि कॉलम 1 है, F1, F2, F3, F4, इस तरीके से मैंने कॉलम बना दिए। ठीक है, तो ये सारे क्या है आपके? इंडिपेंडेंट कॉलम और इंडिपेंडेंट फीचर वी कैन से, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल वी कैन से। समझ गए? और इसके बेसिस पे मैंने यहाँ पे आउटपुट लिखा, यस, नो, यस, नो, ये सब क्या हो जाएंगे आपके? ये सारे डिपेंडेंट वेरिएबल। समझ में आया? तो ये सारे फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है क्या? आपका आउटपुट। समझ में आया? तो जब भी आप डेटा सेट देखोगे, जब भी आपके पास डेटा सेट आएगा, तो इस तरीके के कुछ प्रॉब्लम रहेंगे। इन सभी चीजों को हम लोग को क्या करना है? डिटरमाइन करना है, कौन सा इंडिपेंडेंट रहेगा, कौन सा डिपेंडेंट रहेगा। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए, तो सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग में आपने क्या समझा? कि आपका आउटपुट नोन रहता है। ठीक है, इनपुट एंड आउटपुट दोनों नोन रहता है। ठीक है, अब जो सुपरवाइज मशीन लर्निंग में जो जो हम लोग एल्गोरिथम पढ़ने जा रहे हैं, जो जो हम लोग डिफरेंट डिफरेंट मशीन लर्निंग के मॉडल पढ़ने जा रहे हैं, उन सभी को हम लोग डिटरमाइन करेंगे, उन सभी चीजों को देखेंगे। ठीक है, तो देखिए, इधर मैं लिख देता हूँ रिग्रेशन, इधर लिख देता हूँ क्लासिफिकेशन। ठीक है, अब देखिए, रिग्रेशन में पहला आता है लीनियर रिग्रेशन। ठीक है, दूसरा जो आपका आता है, इधर इधर जो आता है क्लासिफिकेशन में, इधर आता है लॉजिस्टिक रिग्रेशन। अब आप बोलोगे कि या सर रिग्रेशन यहाँ भी है, यहाँ भी है, बट ये क्लासिफिकेशन में क्यों आया? तो मैं ये आपको बाद में समझाऊंगा जब हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है,
तो लीनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, ठीक है। उसके बाद आपका होता है सपोर्ट वेक्टर मशीन, सपोर्ट वेक्टर मशीन। ये दो तरीके के होते हैं, एक होता है एसवीआर और एक होता है एसवीसी, ठीक है। एसवीआर मतलब क्या है, इसका पार्ट, तो रिग्रेशन में आपका क्या हो जाएगा, एसवीआर, और क्लासिफिकेशन में आपका क्या हो जाएगा, एसवीसी, सपोर्ट वेक्टर रिग्रेशन, ठीक है। और इसमें क्या हो जाएगा, सपोर्ट वेक्टर क्लासिफायर। समझ में आया, ये चीजें समझ में आ रही है ना। मैं दोनों को अलग अलग डिफाइन कर रहा हूँ आपको, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ये सारे पार्ट्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो होता है आपका वो होता है डिसीजन ट्री, ठीक है। अब डिसीजन ट्री भी दो तरीके के होते हैं, डिसीजन ट्री रिग्रेसर, डिसीजन ट्री क्लासिफायर। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए क्या होता है, और इसमें क्या होगा, ट्री क्लासिफायर, ठीक है गाइस, समझ में आ रहा है ना ये सारी चीजें। नेक्स्ट होता है आपका रैंडम फॉरेस्ट। अब रैंडम फॉरेस्ट बेसिकली किसी और टर्म के अंदर में आता है, बट मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ ये सारी चीजें। अभी तक ये चीजें समझ में आई, अभी तक ये चीजें समझ में आई जो मैंने पार्ट बताया। नेक्स्ट जो होता है के एन एन, के नियरेस्ट नेबर, ठीक है। उसके बाद होता है नाइव बायस। ये सारे डिफरेंट डिफरेंट आपके एल्गोरिथम है, डिफरेंट डिफरेंट मशीन लर्निंग के मॉडल, ठीक है। चलो, अब उसके बाद होता है आपका इनसेम्बल टेक्निक। बस नाम देखिए, ये सारी चीजें हम लोग को देखनी है। इनसेम्बल टेक्निक में सबसे पहले आपका होता है रैंडम फॉरेस्ट, जो ऊपर हम लोगों ने लिखा है ना रैंडम फॉरेस्ट, वो इनसेम्बल टेक्निक का ही पार्ट है, रैंडम फॉरेस्ट, ठीक है। उसके बाद होता है आपका अडा बूस्ट, उसके बाद आपका होता है ग्रेडियंट बूस्ट, उसके बाद आपका होता है एक्सी बूस्ट, ठीक है। ये सारी चीजें आपकी ऑल टुगेदर होती है। समझ में ये चीजें आपने देखा, समझ में आया, ठीक है। इसमें फिर इसमें भी के एन एन होता है जो रिग्रेशन का पार्ट सॉल्व आउट करता है, एंड इसमें भी डिसीजन ट्री होता है, इसमें भी रैंडम फॉरेस्ट होता है, रिग्रेशन। समझ में आ रहा है ना, क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन का पार्ट, ठीक है। आई होप सो आपको ये सारी चीजें दिखी, मैं ओवरऑल आपको दिखा दे रहा हूँ यहाँ से यहाँ तक। हम लोगों ने रिग्रेशन एंड क्लासिफिकेशन के एल्गोरिथम को देख रहे हैं, हम लोग डिफरेंट डिफरेंट मशीन लर्निंग के मॉडल्स को देख रहे हैं। तो रिग्रेशन में हम लोगों ने देखा लीनियर रिग्रेशन, सपोर्ट वेक्टर रिग्रेशन, डिसीजन ट्री रिग्रेशन, केएनएन, एंड आपका रैंडम फॉरेस्ट, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्लासिफिकेशन का देख रहे हैं, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, एसवीसी और एसवीएम, वी कैन से डिसीजन ट्री, रैंडम फॉरेस्ट, केएनएन, नेव बायस, एंड इंसेम्बल टेक्निक में आपका अडा बूस्ट, ग्रेडियंट बूस्ट एंड एक्सी बूस्ट, ठीक है। समझ में आया, यस या नो। यस सर, यस। ओके, यस सर। नरेंद्र आपको समझ में आया, हाँ सर, मेरा हो गया है, मैं बस रिवाइज कर रहा हूँ तो मैं। समझ में आया, हाँ सर, हाँ। ठीक। तो आपको ये सारी चीजें पता होगी ना। हाँ सर।
बताइए फिर। सर ये के प्लॉट मशीन लर्निंग में है। क्या क्या क्या? के प्लॉट। के हाँ। के और क्यू क्यू प्लॉट होता है भाई, और केडी होता है, मतलब आप एक बार नाम देख लीजिएगा सही तरीके से, एंड देन आप यस, सीख। इसमें नाम देख लेता हूँ, क्योंकि रिवाइज मेमोराइज नहीं हो रहा है। लेकिन ये सीरीज से कुछ तो भी है मशीन लर्निंग में। मैं देख हाँ लूंगा, हाँ, आपको कल बताता हूँ। वो आप देख लीजिएगा, ठीक है, अच्छे तरीके से कि यस यस, किसमें कोई दिक्कत। किसमें क्या आ रहा है नहीं आ रहा है, मतलब पहले आप देख लीजिएगा, उसी हिसाब से सेट कर लीजिए, ठीक है। अब यस यस, ओके सर। उसके बाद ये आपने देख लिया कि सुपरवाइज मशीन लर्निंग में क्या क्या आता है, किस तरीके से आता है। एक बार अनसुपरवाइज्ड को भी देख लेते हैं। अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग, इसमें क्या होता है, आपका आउटपुट अननोन होता है। हमारे पास क्या होता है, इनपुट ही सिर्फ रहता है। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, क्लस्टरिंग का टेक्निक यूज होता है। क्लस्टरिंग मैं एक्सप्लेन करूंगा, इसमें क्या क्या होता है, किस तरीके से होता है। तो क्लस्टरिंग के टेक्निक यूज होते हैं, ठीक है। अब क्लस्टरिंग के टेक्निक मतलब क्या, कौन कौन से क्लस्टरिंग के टेक्निक यूज होते हैं। तो पहला होता है के मींस क्लस्टरिंग, ठीक है। दूसरा आपका जो होता है हायरार्किकल क्लस्टरिंग, ठीक है, ये चीज होता है। उसके बाद होता है डेंसिटी बेस्ड डीबी स्कैन, ये डीबी स्कैन क्लस्टरिंग का पार्ट होता है, ठीक है। के मींस क्लस्टरिंग, हायरार्किकल क्लस्टरिंग एंड डीबी स्कैन। उसके बाद जो आपका होता है पीसीए, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस, ठीक है। ये सारी चीजें होती हैं, एंड ऑल टुगेदर एक मैं बोनस कराता हूं, मतलब ये सबको कराने के बाद टाइम सीरीज फोरकास्टिंग, ये जनरली लोग नहीं कराते हैं, बट मैं अपने एंड से कराता हूँ। टाइम सीरीज फोरकास्टिंग, और वी कैन से टाइम सीरीज एनालिसिस, मतलब मेरे पास प्रीवियस डेटा है, तो आगे फ्यूचर में क्या होने वाला है, किस तरीके से क्या अ, होगा, वो सारी चीजों को देखने की, ठीक है। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग के हर एक पार्ट को डील करने के लिए। आपको सुपरवाइज्ड अनसुपरवाइज्ड के बारे में मैंने बता दिया, ठीक है। तो मैं एक एग्जांपल से स्टार्ट करता हूँ। सो हम लोग का टॉपिक स्टार्ट हो रहा है सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग। नोट्स बनाइएगा, प्रॉपर नोट्स, ठीक है, इसलिए इतना टाइम लग रहा है मेरे को बताने के लिए। तो मेरे पास मान लेते हैं एक कॉलम था डिग्री, एक कॉलम था एक्सपीरियंस का, एक कॉलम है मेरे पास सैलरी, ठीक है। क्या है, एक कॉलम है डिग्री, एक है एक्सपीरियंस एंड एक है सैलरी। अब मैंने यहाँ पे ये लिखा, डिग्री है बीटेक, एक्सपीरियंस है मान लेते 7 साल, सैलरी यहाँ पे 70K, ठीक है। एमटेक किया है, एक्सपीरियंस है 5 साल, ठीक है, एंड उसका है 80K, ठीक है। पीएचडी किसी ने किया है, एक्सपीरियंस है 4 साल, उसका है 90। समझ में आया। तो इन दोनों के मदद से आप सैलरी निकाल रहे हो, राइट। इन दोनों के हेल्प से ही तो आप निकाल रहे हो ना। तो ये वाला कॉलम आपका क्या हो गया, ये वाला आपका कॉलम क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल। और ये दोनों कॉलम आपके पास क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सबसे पहले तो आपको ये पहचानना होगा अपने मॉडल में। समझ में आया, समझ में आया। अब आप यहाँ पे देखो, आपका जो आउटपुट है, आपका जो आउटपुट है क्या वो कंटिन्यूअस है। तो आप बोलोगे कि हाँ कंटिन्यूअस है, क्योंकि प्राइसिंग वगैरह दिख रहा है ना यहाँ पे, यस नो का तो हो नहीं रहा है, प्राइसिंग का दिख रहा है। तो कंटिन्यूअस है तो क्या होगा, रिग्रेशन प्रॉब्लम। एंड इसमें कौन सा रिग्रेशन आप लगाओगे, मतलब स्टार्टिंग करोगे तो लीनियर रिग्रेशन लगाओ बेसिकली स्टार्टिंग में, बाद में तो बहुत सारे रिग्रेशन टेक्निक लगा लो, बट स्टार्टिंग में ये चीज लगाओ, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया, आप बताइए। एक और ले लेता हूं मैं एग्जांपल आपके लिए। मैंने यहाँ पे लिख दिया
नंबर ऑफ आवर्स खेल के लिए, टू प्ले, नंबर ऑफ आवर्स टू स्टडी, एंड यहाँ पे मैंने लिख दिया पास या फेल। अब मैंने यहाँ पे इस तरीके से लिख दिया कि मान लेते हैं कि 6 घंटे खेल रहा है, 2 घंटे पढ़ रहा है, तो ये फेल हो गया। ठीक है, मतलब नॉर्मल केस में ले रहा हूँ, एक्सेप्शन की बात नहीं कर रहा हूँ। ये 7 घंटे खेल रहा है, ये 1 घंटे पढ़ रहा है, तो ये भी फेल। ये 2 घंटे खेल रहा है, 6 घंटे पढ़ रहा है, तो पास। ये 3 घंटे खेल रहा है, 5 घंटे पढ़ रहा है, तब भी पास। तो ये वाला बताइए आउटपुट आपका क्या है? डिस्क्रीट और वी कैन से कंटिन्यूअस, सॉरी डिस्क्रीट है। और डिस्क्रीट कौन सा होता है? क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम। समझ में आया? तो ये वाला आपका क्या आया, पास या फेल? ये वाला क्या है आपका? डिपेंडेंट वेरिएबल। किस पे डिपेंड कर रहा है? नंबर्स ऑफ आवर खेलने का और पढ़ने का। तो ये दोनों क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। गाइस समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। आया। चलिए, तो आप लोग बताइए, मैं Yes. एग्जांपल ले रहा हूँ, आप बताइएगा कि वो क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है या रिग्रेशन प्रॉब्लम है। नरेंद्र पहले तुम बताना। जल्दी जल्दी बताओ नरेंद्र। अरे यार ये लोग, चलिए आप बताइए, आप तीनों लोग बताइए क्या है ये, कौन सा क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है, कौन सा रिग्रेशन प्रॉब्लम है? फ्लैट प्राइस रहेगा रिग्रेशन प्रॉब्लम। क्या रहेगा? रिग्रेशन। हम्म। हाँ। रेन प्रेडिक्शन रहेगा क्लासिफिकेशन। यस और नो क्लासिफिकेशन में रहेगा ना रेन। ये क्या है? रेन प्रेडिक्शन क्लासिफिकेशन। हम्म। एयर क्वालिटी क्या है वो? इंडेक्स। प्रेडिक्ट इंडेक्स। प्रेडिक्टिंग एयर क्वालिटी इंडेक्स। इंडेक्स। हम्म। रिग्रेशन रहेगा तो अरे फिक्स रहता है वो। प्रिडिक्टिंग एयर क्वालिटी इंडेक्स मतलब आपके शहर में अच्छा हवा आ रहा है कि खराब हवा आ रहा है, तो ये क्लासिफिकेशन होगा ना। यस। हाँ क्लासिफिकेशन। और क्लासिफिकेशन फायर फॉरेस्ट क्या होगा? अरे जंगल में आग लगा है नहीं लगा है। क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन यस और नो। ठीक है, समझ में आया ये सारी चीजें? तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ यस सर। गई होंगी। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं नो सर। सर। ओके ओके। तो हम लोग सबसे पहला मशीन लर्निंग का मॉडल पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है सिंपल लीनियर रिग्रेशन। सिंपल लीनियर रिग्रेशन। ठीक है, सिंपल लीनियर रिग्रेशन किसको बोलते हैं बेसिकली? तो अगर आपके पास एक डिपेंडेंट वेरिएबल एंड एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? सिंपल लीनियर रिग्रेशन। मतलब एक दो टोटल दो कॉलम रहे, एक आपका इंडिपेंडेंट और एक आपका डिपेंडेंट। ठीक है, जैसे जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हाइट एंड वेट। समझ में आया? एक्सपीरियंस, सैलरी। समझ रहे हो ना एग्जाम्पल किस किस तरीके से है? ये सारे क्या है आपके? रिग्रेशन प्रॉब्लम है। ये सारे क्या है आपके? समझ में आया? ये सारे क्या है आपके? ये सारे बेसिकली इंडिकेट कर रहे हैं सिंपल लीनियर रिग्रेशन। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया किस तरीके से चीजें चल रही हैं। कोई दिक्कत?
तो आपका जो सिंपल लीनियर रिग्रेशन रहता है कुछ इस तरीके से आपका रहता है। तो आपका ये रहता है एक्स एक्सिस, आपका ये रहता है वाई एक्सिस, ठीक है। एंड उसी के बेसिस पे आपके बहुत सारे पॉइंट्स बनते हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने ऐसे कुछ पॉइंट्स बनाए, ठीक है, और कुछ पॉइंट्स ऐसे बनाए। ये जो लाइन है, ये जो लाइन है कुछ इस तरीके से पास हो रहा है। ये वाला जो लाइन है ये कुछ इस तरीके से पास हो रहा है, मतलब पहला वाला लाइन, ये लाइन, ये स्ट्रेट लाइन इस तरीके से जा रहा है, ठीक है। ये जो स्ट्रेट लाइन है ये किस तरीके से जा रहा है आपका, आपका इस तरीके से। तो ये जो पॉइंट्स है अगर मैं इसको कलरफुल थोड़ा सा करूं, अरे नहीं ये तो नहीं हो पाएगा, बट अभी के लिए मैं बता देता हूँ। ये जो पॉइंट्स है जिसपे मैंने ड्रॉ करा है ये सब आपके हैं, मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे कि ये जो डॉटेड ये वाला लाइन के पॉइंट्स हैं वो है आपके प्रिडिक्टेड डेटा पॉइंट्स, प्रिडिक्टेड डेटा पॉइंट्स। और ये सब जो है, ये सब जो दिख रहे हैं आप, ये सब है आपके एक्चुअल डेटा पॉइंट्स। मतलब क्या, मतलब क्या, प्रिडिक्टेड डेटा पॉइंट्स और एक्चुअल डेटा पॉइंट्स में क्या अंतर है? आपने सोचा कि ये वाला होना चाहिए, बट एक्चुअली में क्या आया, समझ में आ रहा है? आपने सोचा कि आपको 60 नंबर आने चाहिए, बट एक्चुअल में आपको आया 50 नंबर। तो उसमें प्रिडिक्टेड नंबर कितना होगा 60 और एक्चुअल नंबर कितना होगा 50। समझ में आया? तो ये वाला आपका प्रिडिक्टेड है, तो प्रिडिक्टेड जो है वो एक्चुअल से कितना दूरी पे है, प्रिडिक्टेड जो है वो एक्चुअल से कितना दूरी पे, प्रिडिक्टेड जो है वो एक्चुअल से कितना दूरी पे। समझ में आ रहा है? प्रिडिक्टेड जो है वो एक्चुअल से कितना दूरी। तो ये जो पॉइंट्स बता रहे हैं, ये जो पॉइंट्स बता रहे हैं, ये सब पॉइंट, ये सब पॉइंट है क्या, आपके एक्चुअल डेटा पॉइंट्स। अब प्रिडिक्टेड और एक्चुअल के बीच में का डिफरेंस को, मतलब क्या, प्रिडिक्टेड और एक्चुअल के बीच के डिफरेंस को हम लोग बोलते हैं रेसिड्यूअल, और वी कैन से एरर। फिर से मैं बता रहा हूं, डिफरेंस बिटवीन प्रिडिक्टेड माइनस एक्चुअल इज नोन एज रेसिड्यूअल। समझ में आया कि आपने डेटा पॉइंट्स, अरे बचपन में नहीं बनाया है आपने, बचपन में बनाया था ना, एक्स की वैल्यू इतनी है तो वाई की, एक्स की वैल्यू 1 है तो वाई की वैल्यू 5 है, एक्स की वैल्यू 2 है तो वाई की वैल्यू 6 है, एक्स की वैल्यू 3 है तो वाई की वैल्यू 4 है। तो आप कैसे बनाते, 1 2 3, ठीक है। अब एक्स की वैल्यू 1 है तो वाई की वैल्यू मान लेते हैं यहाँ पे 5 है, ये पॉइंट्स होते हैं। एक्स की वैल्यू 2 है तो ये है, मान लेते हैं 6, एक्स की वैल्यू 3 है तो ये है 4। तो कैसे कैसे पॉइंट्स बनेंगे, कुछ इस तरीके से पॉइंट बनेंगे ना। समझ में आया? अब मैं उसी तरीके से लेता, 1 पे 5 रहता, 2 पे 6 रहता, 3 पे 8 रहता, 4 पे 10 रहता, तो ये कैसे बन जाता बताइए? कुछ इस तरीके से पॉइंट नहीं बनता। मान के देखिए 1 पे 5 है तो कुछ ऐसे पॉइंट स्टार्ट होता है यहाँ से। समझ में आया कि नहीं ये आया? यस सर। ये सब बचपन में करा होगा। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। आपको अगर ये डेटा पॉइंट्स बनाने रहते तो एक्स की वैल्यू 1 है तो 5 है, 5 से ऐसे स्टार्ट होता है, ऐसे स्टार्ट होता है। हाँ बस समझ में आया? ये ऊपर की तरफ चले जाते। आई होप आपको समझ में आया होगा किस तरीके से हम लोग चीजें कर रहे हैं। तो आप यस सर। यहाँ पे, ये यहाँ पे जो भी आप पॉइंट्स देख रहे हो, फिर से मैं दिखा रहा हूँ आपको, मैं बहुत सारे एग्जांपल्स की आपको ध्यान में रहे। तो मैंने यहाँ पे लिखा बेसिकली एक्स है यहाँ पे और यहाँ पे वाई, ठीक है। अब जो आप यहाँ पे करो, मान लेते हो कि पॉइंट्स यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, यहाँ से भी स्टार्ट हो सकता है, यहाँ से भी स्टार्ट होता है, मान लेते हैं कि एकदम 0 पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है। तो इन यहां से यहां तक के डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं इंटरसेप्ट। अब आपको 9th 10th का मैथ याद है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इंटरसेप्ट, ठीक है। अब ये जो पॉइंट्स ये जो लाइन आपको दिख रहे हैं, ये जो लाइन दिख रहा है, ये कितने एंगल पे है, कितने डिग्री पे है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम, स्लोप।
मतलब ये जो कितना एंगल बना रहा है वो कैसे निकालेंगे, स्लोप से। ठीक है, समझ में आया। ये जो लाइन दिख रहा है इसको बोलेंगे बेस्ट फिट लाइन, क्योंकि ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, प्रिडिक्टेड डेटा पॉइंट्स, राइट, जो कि सेम लाइन पे है। और जो डेटा पॉइंट्स है वो कहाँ पे है, ऐसे ऐसे। तो ये सब आपके क्या है, एक्चुअल डेटा पॉइंट्स, राइट। तो जो बेस्ट फिट लाइन होता है उसी को हम लोग डिसाइडिंग फैक्टर मानते हैं। जो बेस्ट फिट लाइन होता है वो क्या होता है, वो उसी को हम लोग डिसाइडिंग फैक्टर मानते हैं। तो जो बेस्ट फिट लाइन होता है उसी से हम लोग लीनियर रिग्रेशन के वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। तो जो बेस्ट फिट लाइन होता है वो शो करता है आपका इक्वेशन ऑफ दैट लाइन। तो इक्वेशन ऑफ लाइन आपको पता है ना, अगर वो इंटरसेप्ट से पास करता रहा है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, कभी नाम सुना है इसका, मैथ्स में यस पढ़ा सर, यस होगा। सर। ठीक यस है, सर। हाँ। तो यस अब सर, यस। c क्या होता है यहाँ पे, इंटरसेप्ट। c कभी जीरो हो कौन सकता है, कभी अगर अगर कांस्टेंट रहता है ना, सी तो कांस्टेंट रहता है सर। एग्जैक्टली c कांस्टेंट होता है, समझ में आया। तो हाँ ये, हाँ, तो ये जो चीजें होती हैं, अगर ये c यहाँ से पास कर रहा है तो c का इंटरसेप्ट का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो। अगर c यहाँ से पास कर रहा है तो ये जितना भी पॉइंट होगा c का वैल्यू वो हो जाएगा। समझ में आया। m क्या होता है, स्लोप। ठीक है, c कांस्टेंट होता है, वही होता है इंटरसेप्ट आपका। x यहाँ पे क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। एंड y क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल। मतलब क्या, मतलब क्या, x की वैल्यू जो रहेगी उसी पे y का वैल्यू डिपेंड करेगा ना। x बढ़ेगा घटेगा जो भी होगा, क्योंकि स्लोप और ये चीजें तो आपको पहले से डिसाइडिंग रहेगा। स्लोप कितना होगा और c कितना होगा ये पहले से दिया हुआ रहेगा। x की वैल्यू से आपको डिसाइड करना होगा कि y की वैल्यू क्या बनेगी। समझ में आया क्या। तो ये जो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लिख रहे हो, इसको एक और नोटेशन से दिया जाता है जिसको बोलते हैं y इक्वल टू, बस ध्यान दीजिएगा, y इक्वल टू बीटा वन एक्स प्लस बीटा नॉट। अब बताइए दोनों इक्वेशन सेम है कि नहीं है, ध्यान से देखिए। m के जगह पे यहाँ पे क्या हो गया, बीटा वन। c के जगह पे यहाँ पे क्या हो गया, बीटा नॉट। ठीक है, तो कहीं कहीं आपको ये लाइन रिप्रेजेंट होते रहेगा और कहीं कहीं ये लाइन रिप्रेजेंट होते रहेगा। ठीक है, कभी कभी ये भी लाइन रिप्रेजेंट होता है। मैं आपको सारा सिनेरियो बता रहा हूँ, तो कभी देखिएगा तो ऐसा नहीं सोचिएगा कि ये सारा डिफरेंट डिफरेंट है। कभी कभी ऐसा रहता है एक्स थीटा एक्स इक्वल टू थीटा नॉट प्लस थीटा वन एक्स, ऐसे रहता है। इसका मतलब क्या हुआ, थीटा नॉट क्या हो गया, इंटरसेप्ट, एंड थीटा वन क्या हो गया, स्लोप। समझ में आ गया। और ये क्या है आपका, ये आपका है डिपेंडेंट वेरिएबल और ये आपका क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। गाइस समझ में आ गया ना। यस सर। ठीक है, बताइए कोई दिक्कत यहां तक। अब बताइए कि अगर मैं थीटा की वैल्यू, मतलब जो एंगल थीटा समझते हो ना, एंगल को बोलते हैं, अगर एंगल की वैल्यू को बढ़ाऊंगा या घटाऊंगा, अगर मैं एंगल की वैल्यू को बढ़ाऊंगा या घटाऊंगा तो बेस्ट फिट लाइन मेरा चेंज होगा कि नहीं होगा। अगर मैं एंगल को, मतलब मेरा बोलने का ये मतलब है कि मैंने यहाँ पे बेस्ट फिट लाइन ये बोला, तो मान लेते हैं कि इसका एंगल ये है 45 मान लेते हैं। तो अगर मैं एंगल को ऐसे बढ़ा दूंगा तो बेस्ट फिट लाइन चेंज होगा कि नहीं होगा, चेंज होगा ना। चेंज सर। यस सर। यस सर। राइट, चेंज होगा ना। तो हमें क्या लेना है, हमें वैसा बेस्ट फिट लाइन लेना है, हमें वैसा बेस्ट फिट लाइन लेना है जिससे जिससे जो रेसिडुअल हो, रेसिडुअल उसका वैल्यू कम आए। मतलब क्या, कि मुझे ऐसा डेटा पॉइंट चूज करना है, ऐसा डेटा पॉइंट चूज करना है जिससे जो एक्चुअल और प्रिडिक्टेड के बीच में जो डिफरेंस है वो बहुत मिनिमम आए। Again, I am saying you the purpose of linear regression is to find the purpose of linear regression is to find best fit line such that difference between
actual points and predicted point will be less. यही आपका रहता है। अगर आपसे कोई मोटिव पूछेगा बेस्ट फिट लीनियर रिग्रेशन का, तो आपको ये बोलना पड़ेगा। ठीक है, हम लोग को क्या करना रहता है, यही ये जो एरर है, एरर और वी कैन से रेसिड्यूअल, उसी को मिनिमाइज करना होता है। हमारा लीनियर रिग्रेशन का यही पर्पस रहता है कि एक तो बेस्ट फिट लाइन फाइंड आउट करना, और बेस्ट फिट लाइन फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रेसिड्यूअल को मिनिमाइज करना पड़ेगा। समझ में आया गाइस? ठीक है, तो इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे चीजों को।